दोस्तों, आज हम जो वाक़या आपको बताने वाले हैं उसको लिखने वाले निज़ामुद्दौला हैं। उन्होंने अपनी एक किताब आखिरी सफ़र में इस वाक़ये को लिखा है। इस वाक़ये के बारे में निज़ामुद्दौला लिखते हैं कि यह वाक़या मुझको मेरे उसी दोस्त ने बताया है जिसके साथ यह वाक़या पेश आया था। आपको उसी की ज़ुबानी में बताते हैं, इसलिए आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। निज़ामुद्दौला लिखते हैं कि मेरे उस दोस्त ने मुझको बताया कि एक रात में आधी रात को लखनऊ की सड़क पर खड़ा हुआ था। दरअसल उस रात में अपने किसी दोस्त के घर से वापस अपने घर को जा रहा था। आधी रात का वक्त हो चुका था। मैं सड़क पर अकेला खड़ा था। वैसे बड़े शहरों में आधी रात का वक्त कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि बड़े शहरों में आधी रात के वक्त भी वैसी ही चहलकदमी और गहमा गहमी होती है जिस तरह की दिन में रहती है। मैं सड़क पर खड़ा हुआ था और बस का इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैं बस के जरिए से अपने घर जाना चाह रहा था। मैंने घंटों भर इंतजार किया, मगर इत्तेफाक से उस रात कोई भी बस या वैन नहीं आई। अब रात के 1 बजे के आसपास का वक्त हो चुका था। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो कोई टैक्सी या रिक्शा किराए पर कर लेते हैं। फिर मैंने टैक्सी और रिक्शे वालों को रुकवाना शुरू कर दिया, मगर देर रात का वक्त हो चुका था, इसलिए टैक्सी और रिक्शे वाले किराया डबल मांग रहे थे। इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं, शायद कोई बस या सस्ती टैक्सी मिल ही जाए। यही सोचकर मैंने थोड़ी देर और इंतजार करने का फैसला कर लिया और सड़क पर खड़ा रहा। ऐसे करते करते 1 घंटे का और वक्त बीत गया। अब रात के 2 बज चुके थे। इतने में मुझे दूर से एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। मैंने उसके आगे अपना हाथ भी नहीं दिया था, फिर भी वो गाड़ी मेरे पास आकर रुक गई। मैंने देखा कि उस गाड़ी में एक जवान और खूबसूरत लड़की बैठी हुई है। उसने मुझसे पूछा कि आप इस वक्त यहाँ पर क्यों खड़े हैं और आपको कहाँ पर जाना है। मैंने उसको बताया कि मैं अपने किसी दोस्त के घर से आया हूँ और अब मुझे अपने घर जाना है। तो यह सुनकर वो लड़की कहने लगी कि चलो मैं तुमको आपके घर छोड़ देती हूँ। यह सुनकर मैं हैरान रह गया और सोचने लगा कि इससे अच्छी किस्मत और क्या हो सकती है कि रात के 2 बजे एक खूबसूरत जवान लड़की लिफ्ट दे रही है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। उसके बाद मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और मैं उस लड़की के साथ गाड़ी में बैठ गया। उसके बाद रास्ते में उस लड़की ने मुझसे कहा कि मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ, मुझे मालूम है कि आपका घर कब्रिस्तान के पास में है। यह सुनकर मेरी होश गुम हो गई और मेरी सांसें रुक सी गई। मैंने सोचा कि इस लड़की को मैंने तो पहली बार देखा है, फिर यह लड़की मुझको किस तरह से जानती है। लड़की की बातों को सुनकर मुझे अजीब सा लग रहा था, मगर अब मैं कर भी क्या सकता था, क्योंकि अब तो मैं उस लड़की के साथ गाड़ी में बैठ चुका था। उस लड़की में अजीब सी भीनी भीनी महक आ रही थी। यह देखकर मैं और भी ज्यादा डर गया और खौफ के मारे थर थर कांपने लगा था। मुझे बहुत डर लगने लगा था। इस वजह से मैंने अपने दिल ही दिल में आयतल कुर्सी को पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद उस लड़की ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि आप आयतल कुर्सी क्यों पढ़ रहे हैं? क्या आपको मुझसे डर लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि मैं लड़की नहीं चुड़ैल हूँ? तो यह सुनते ही मेरा दिल और जोर जोर से धड़कने लगा। मैं बुरी तरह से डर गया था, क्योंकि मैंने सोचा कि मैंने तो आयतल कुर्सी को अपने दिल ही दिल में पढ़ा है, फिर इस लड़की को यह कैसे मालूम चल गया कि मैं आयतल कुर्सी पढ़ रहा हूँ। यह सोचकर मैं खौफ के मारे थर थर कांपने लगा। फिर उस लड़की ने मुझसे कहा कि आपका नाम मंसूर ही है ना? अब इससे बड़ा और झटका मेरे लिए क्या हो सकता था। मैंने धीरे से अपना सर हिलाया और कहा कि हाँ, मैं मंसूर ही हूँ। उसके बाद थोड़ी दूर और गाड़ी चली कि अचानक गाड़ी रुक गई। वो लड़की गाड़ी से उतरी और मेरी साइड का फाटक खोलते हुए कहने लगी, ये लो आपका घर आ गया। मैं गाड़ी से उतरा तो मैंने देखा कि मैं तो कब्रिस्तान के पास में खड़ा था, जबकि अभी तो मेरा घर थोड़ी दूर और था। मैं बहुत घबराया हुआ था और खौफ के मारे में भूत बन चुका था। उसके बाद उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी कि मंसूर आओ, मैं आपको आपके घर तक छोड़ आती हूँ। फिर उस लड़की ने मुझे अपने घर की तरफ ले जाने की बजाय मेरा हाथ थामकर कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ी। वो कब्रिस्तान के बीच में एक जगह पर जाकर रुक गई और बोली कि मंसूर लो, तुम्हारा घर आ गया, अब तुम आराम करो। इतना कहते हुए उसने एक कब्र की तरफ इशारा किया कि वो कब्र सक हो गई। उसके ऊपर एक मंसूर जाफरी के नाम का पत्थर लगा हुआ था। फिर वो लड़की मेरे करीब आ गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी, मैं बहुत ही जल्द तुम तक पहुंच जाऊंगी, मैं तुम्हारे बगैर बेहद उदास हूँ। उसके बाद मुझे मालूम नहीं क्या हुआ, मैं वहीं पर गिर गया और बेहोश हो गया। फिर मेरी आंख उस वक्त खुली जब किसी ने मुझको झकझोर कर कहा कि मंसूर उठो और हमें बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। फिर मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि मैं एक हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। मेरे आसपास डॉक्टर्स खड़े हुए हैं। मेरे वालिद की आंखें सूजी हुई थी और वो मुझसे पूछ रहे थे कि बेटे तुम्हारे साथ क्या हुआ है।
फिर मैंने कहा कि वो लड़की कहाँ गई, और मेरी अजीब अजीब बातों को सुनकर डॉक्टर भी परेशान हो गई और फिर उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगा दिया। इस तरह से कई दिन बीत गई, मगर ना मैं अपने वालिद को पहचानता था और ना ही अपने भाइयों को। फिर एक दिन मेरा वालिद मुझको लेकर एक बहुत बड़ी पीर साहब के पास पहुंचे। मेरा रूहानी इलाज करवाया गया। पीर साहब मुझसे सब कुछ जान चुके थे। फिर उन्होंने उस रात के सारे वाक़ये के बारे में बताया और हमें कब्रिस्तान के अंदर लेकर गए और उस जगह पर पहुंचे जहां पर मंसूर जाफरी की कब्र थी। उन्होंने बताया कि उसका कई साल पहले कत्ल कर दिया गया था। इसने एक लड़की के साथ मोहब्बत की शादी की थी। शादी के 2 दिन बाद ही लड़की के भाइयों ने मंसूर का कत्ल कर दिया और अपनी बहन को लेकर फिर वो एक दूसरे शहर में चली गई। उसके कुछ दिनों के बाद उस लड़की ने भी जहर खाकर अपनी जान दे दी। फिर उन्होंने हमें मंसूर की तस्वीर दिखाई तो हम सब बहुत हैरान रह गए, क्योंकि मंसूर की शक्ल सूरत हूबहू मुझसे मिलती थी। निजामुद्दौला आगे लिखते हैं कि मैं हमेशा से इस बात को नहीं मानता था कि इस दुनिया में इस तरह के भी कोई वाक़यात होते हैं, मगर जब से मैंने इस वाक़ये को सुना तो मैं भी मानने लग गया कि सच में इस तरह के वाक़यात होते हैं।